हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बायोलॉजी की जो क्लासेस स्टार्ट किए हैं उसका रिव्यू बहुत ही अच्छा रहा आपका। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने मैडम को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। अब ऐसे ही मैं धीरे धीरे आपके सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। कुछ दिनों बाद मैथ्स के लेक्चर्स आ जाएंगे और कुछ टाइम बाद आपके फिज़िक्स के लेक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कॉन्टिन्यूसली आपके लिए प्रयास करता रहूँगा और आप भी अपना ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। और यार कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हिंदी मीडियम में लेक्चर्स डाल दो, मैं उन्हीं के लिए ही लेक्चर्स डाल रहा हूँ रेगुलर। हिंदी मीडियम में लेक्चर्स रेगुलर आ रहे हैं। अगर आपको लेक्चर्स नहीं मिल रहे तो अब एक बार आप प्लेलिस्ट खोल लेना और प्लेलिस्ट में वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है विलियन हिंदी में। तो जो हिंदी वाला प्लेलिस्ट है ना, हिंदी वाला चैप्टर है, उसे ओपन करके देखना। आप सारे चैप्टर्स आपको हिंदी में मिलेंगे रेगुलर। अभी मैंने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे चैप्टर्स में डालूंगा हिंदी में भी, चाहे फिर वो यूपी बोर्ड के लिए हो, चाहे फिर वो एमपी बोर्ड के लिए हो, चाहे फिर राजस्थान बोर्ड के लिए हो। सीबीएसई के लिए अलग से डाल रहा हूँ मैं। सीबीएसई के लिए तो इंग्लिश में है ही, लेकिन अगर कोई दूसरे बोर्ड से है बच्चा तो उसके लिए मैं हिंदी में डाल रहा हूँ वीडियोस, ठीक है। तो बहुत मेहनत हो रही है हिंदी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना फिर उसको पढ़ाना, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसे ही साथ के साथ पढ़ते चलिए और नोट साथ के साथ बनाते चलिए। कभी भी ऐसा मत करना कि लेक्चर कोई भी बीच में देख लिया और छोड़ दिया। कोई भी चैप्टर, कोई भी लेक्चर जब भी समझ में आएगा आपको जब आप उसको स्टार्टिंग से देख रहे हो। बीच में से कोई सा भी चैप्टर या लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको यही काम करना है मेरा, जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग से ही लेक्चर को देखना है, ठीक है बेटा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और मैंने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था आपको, वो पढ़ाया था लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ये पढ़ाया था मैंने आपको, बहुत डिटेल में पढ़ाया था। आज इसको थोड़ा सा फिर रिवाइज करा के आगे कंटिन्यू चलते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर, कि इनमें अंतर क्या होता है। अंतर भी मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, अब शॉर्ट रिवीजन कराता हूं मैं इसका, ठीक है। चलो बेटा देखो, मेरा बैक नंबर 1, आदर्श विलयन कौन से होते हैं। मैंने आपको पढ़ा था, इसके लिए एक स्टोरी बताई थी आपको। एक बच्चे ने लिखा था आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो माता पिता की बात मानते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही आदर्श विलयन के जो माता पिता हैं वो हैं, कौन है, राउल्ट। तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हों, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हों। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करते हों वो आदर्श विलयन है। अनादर्श विलयन क्या है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हों, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं।
दूसरी कंडीशन, घटकों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। अगर हम उसमें उसके घटकों को मिला दें, मान लो एक घटक है A, वो है 10 ml, और दूसरा घटक है B, वो मिला दिया मैंने 10 ml, तो जो आयतन है विलयन का वो होना चाहिए 20 ml। तो 20 ml अगर हुआ तो आयतन में परिवर्तन क्या हो, शून्य, तो ये आदर्श विलयन है। और अगर आयतन में परिवर्तन मिश्रण बनाने के बाद, विलयन बनाने के बाद वो शून्य नहीं है, या तो वो कम है या ज़्यादा है, कम हो या ज़्यादा हो, शून्य ना हो, आयतन बढ़ जाए या घट जाए, तो वो अनादर्श विलयन है। चेंज इन हीट, ऊष्मा में परिवर्तन मिक्स करने के बाद वो 0 हो, मतलब अवशोषित ऊष्मा और वो बराबर हो उत्सर्जित ऊष्मा के। और जब अवशोषित ऊष्मा 10 किलो जूल, उत्सर्जित ऊष्मा 10 किलो जूल बराबर होगी, तो ऊष्मा में परिवर्तन शून्य, एक +10 एक -10। यहाँ हीट चेंज 0 नहीं होगा मिश्रण बनाने के बाद, वो या तो कम हो जाएगा, मतलब अवशोषित ऊष्मा कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी उत्सर्जित ऊष्मा ज़्यादा हो जाएगी। तो अवशोषित ऊष्मा बराबर नहीं होगी उत्सर्जित ऊष्मा के। ठीक है, कम भी हो सकती है अवशोषित ऊष्मा, ज्यादा भी हो सकती है अवशोषित ऊष्मा। और 4th पॉइंट, ए के बिटवीन अणुओं का आकर्षण बल, बी और बी अणुओं के बीच आकर्षण बल वो बराबर होगा ए और बी के अणुओं के बीच। अगर आकर्षण का बल बराबर होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा, तो आयतन में परिवर्तन शून्य होगा। आयतन में परिवर्तन शून्य होगा, इसी वजह से ऊष्मा में परिवर्तन शून्य होगा, इसी वजह से वाष्प दाब में परिवर्तन शून्य होगा। मतलब राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। राउल्ट का नियम पता है क्या था, P total = P0 A XA + P0 B XB। अगर इस नियम का पालन हो रहा है तो फिर वो राउल्ट का नियम है, मतलब आदर्श विलयन है। अगर A और B का इंटरेक्शन इक्वल नहीं है, A और B के इंटरेक्शन के, तो ये आदर्श विलयन है। मैंने यहाँ तक करा दिया था आपको, ठीक है, यहाँ तक मैं करा चुका था। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो उदाहरण क्या क्या है। आदर्श विलयन, अच्छा, आदर्श विलयन की पहचान करने के तरीके ये हैं, उनका जो संरचना है, स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स की वो, और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन मीन्स उनके बिटवीन जो आकर्षण का बल है वो लगभग बराबर होना चाहिए। अणुओं के बीच आकर्षण बल बराबर होना चाहिए। तो इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया एनहेक्सेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अध्रुव्य है। एनहेप्टेन ये भी अध्रुव्य है, दोनों एक जैसे हैं, अणुभार में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ये बना देंगे आदर्श विलयन। मेथेनॉल, एथेनॉल, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो मेथेनॉल एथेनॉल का मिश्रण आदर्श विलयन बनेगा। अब बिल्कुल 100% आदर्श तो कोई सा होता भी नहीं है, पर जब बहुत ही स्लाइट डिफरेंस हो उनके वाष्प दाब में, और बहुत ही स्लाइट डिफरेंस हो उनके ऊष्मा में परिवर्तन के, उसके आयतन में बहुत ही स्लाइट, नेग्लिजिबल, तो हम उसे आइडियल सॉल्यूशन ही बोलते। और जब ज़्यादा डिफरेंस हो तो फिर अनादर्श विलयन की कैटेगरी में आ जाता है वो। अब जैसे क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन, दोनों हेलोएल्केन है, ये आदर्श विलयन बन जाएगा। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट बेंजीन, ये सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, पूछ लेते हैं बेंजीन और टोल्यूइन ये किस तरह का विलयन बनाते हैं, तो बेंजीन और टोल्यूइन बनाते हैं आदर्श विलयन। ठीक, इसका उदाहरण, तो इसके उदाहरण 2 टाइप के हो जाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे। अब इसके ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसे इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे HCl और जल, ये अनादर्श विलयन है। और अनादर्श विलयन भी 2 तरीके के होते हैं, एक में वाष्प दाब बढ़ जाता है, घट जाता है, ठीक है,
एथेनॉल और जल, ये अनादर्श विलयन हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन और जल, ये अनादर्श विलयन हो जाएगा। तो ये सारे अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल है। अब मैं आगे बताऊंगा अनादर्श विलयन में कौन कौन से अनादर्श विलयन होते हैं। तो अनादर्श विलयन, तो ये दो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, जो धनात्मक विचलन वाले होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, दूसरे होते हैं ऋणात्मक विचलन वाले। और ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन किससे? राउल्ट के नियम से, ठीक है। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और राउल्ट के नियम से ही ऋणात्मक विचलन। तो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। चलो अब इन्हें ले लेते हैं एक बार। नंबर 1, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक वाले ले लेता हूं मैं। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो भाई देखो, अनादर्श विलयन क्या होते हैं? अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। मतलब वहां पर जो दाब है, टोटल दाब, कुल दाब, वो P0A जो कुल दाब है P टोटल, वो P0A XA प्लस P0B XB के बराबर नहीं होता है। तो कुल दाब, तो अगर मैं यहां पे करूं ऋणात्मक, तो कुल दाब जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट के नियम से जो प्रेशर आ रहा है P0A XA प्लस P0B XB, इससे कम दिखा रहा है, इससे कम दिखा रहा है, ठीक है। तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है। अगर देखो बराबर नहीं है तो वो या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो अगर कुल दाब राउल्ट के नियम से ज्यादा हो, सॉरी ऋणात्मक है ना, कम हो, अगर कुल दाब राउल्ट के नियम से कम हो तो ये होगा ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। अब कैसे है ऋणात्मक विचलन? मान लो कुल दाब जो आ रहा है वो आ रहा है 10 ATM, ठीक। अब राउल्ट का जो दाब आ रहा है वो आ रहा है 12 ATM। तो ऑब्जर्व जो आ रहा है वो 10 आ रहा है, मतलब कम आ रहा है, तो ये ऋणात्मक विचलन है। तो जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे और वाष्प दाब कम आ जाए, कुल दाब कम आ जाए, तो इसे बोलते हैं हम ऋणात्मक विचलन। पहली कंडीशन तो ये। अगर आयतन में परिवर्तन मिक्सचर का बराबर ना हो तो वो अनादर्श विलयन है। लेकिन अगर वो आयतन कम हो जाए, अगर वो आयतन कम हो जाए, तो अगर वो आयतन कम हो जाए तो ये होगा आपका ऋणात्मक विचलन। कम होगा मतलब आयतन घट जाएगा। मतलब कैसे? जैसे मान लो एक घटक था A, वो 10 ml था, दूसरा घटक था B, वो भी 10 ml था, और A और B का जो आकर्षण का बल है वो ज्यादा है। जब आकर्षण का बल ज्यादा हो जाएगा, A और B के बीच अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो जो मिक्सचर बनेगा A प्लस B, उसका जो आयतन है वो हो जाएगा कम। मान लो वो 19 ml हो गया। तो जब आयतन कम हो गया, आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं है, मतलब 21 था, 21 था, तो ये हो जाता आयतन में परिवर्तन शून्य है, लेकिन ये 19 है, मतलब आयतन कम हो गया। आयतन कम हो गया मतलब परिवर्तन हुआ इसमें, और वो भी एक कम हो गया, वो 1 ml, तो ये हुआ ऋणात्मक। दूसरा,
अगर ऊष्मा में परिवर्तन मिश्रण का 0 से कम आ रहा है, मतलब ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया ऋणात्मक विचलन। अब जैसे मान लो एक में ऊर्जा जो अवशोषित हुई है, ऊर्जा अवशोषित हुई है, ऊर्जा अवशोषित हुई है 10 किलो जूल पर मोल, और दूसरे में ऊर्जा उत्सर्जित हुई है वो हो गई 11 किलो जूल पर मोल। तो जो उत्सर्जित है उसको माइनस के साथ लेते हैं और जो अवशोषित है उसको प्लस के साथ, तो -1 किलो जूल अधिक उत्सर्जित हो गई, तो ऋणात्मक आ गई ना ऊर्जा, तो इसका मतलब ये है नेगेटिव डिविएशन। और अब याद रखना ए और बी का जो आकर्षण का बल है, ए और बी का आकर्षण का बल है वो ज्यादा होता है ए और बी की तुलना में। तो अगर आकर्षण का बल ज्यादा हो गया तो ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो ऋणात्मक विचलन में कुल दाब कम हो जाता है राउल्ट के दाब से, आयतन में परिवर्तन कम हो जाता है, मतलब आयतन में परिवर्तन 0 से कम हो जाता है या आयतन कम हो जाता है, ऊष्मा में कमी आ जाती है, मतलब उत्सर्जित ज्यादा होती है, अवशोषित कम होती है, और उनमें आकर्षण का बल ज्यादा होता है। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है आकर्षण का बल कब ज्यादा होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। तो देखो ये एसीटोन है CH3 CH3, ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3। तो इन दोनों में पता है क्या होता है, इन दोनों में होती है ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में हो जाता है। ये मान लो A है, ये B है, तो इन दोनों में आकर्षण का बल ज्यादा हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध की वजह से। तो ये पास पास आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे कि आयतन में अब यहाँ पर A और B के बीच में जो आकर्षण का बल है वो A से भी ज्यादा है और B से भी ज्यादा है। तो आयतन में परिवर्तन हो जाता है, आयतन कम हो जाता है, ऊष्मा ज्यादा उत्सर्जित होती है, तो ये सब होता है। और जो वाष्प दाब है वो घट जाता है। जब वाष्प दाब जब ये पास पास आ जाएंगे और इसे हीट करोगे तुम तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो वाष्प कम बनेगी, तो वाष्प दाब कम हो जाता है। तो ये है तुम्हारा कौन सा नेगेटिव डिविएशन मीन्स ऋणात्मक विचलन राउल्ट के नियम से। अब आ जाते हैं नंबर 2, राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन। अब जो हमने पीछे करा था उसका ये जस्ट अपोजिट है, धनात्मक विचलन। अब ये क्या होता है, नंबर 1, इसमें जो राउल्ट का दाब है P टोटल वो इक्वल नहीं होता है P नोट ए एक्स ए के प्लस P नोट बी एक्स बी के। क्या होता है, ये ज्यादा हो जाता है, टोटल कुल दाब ज्यादा हो जाता है। जो ऑब्जर्व है, ये ऑब्जर्व है, ये हमने मेजर करा और ये राउल्ट का है, तो मेजर करा हुआ जो दाब है वो ज्यादा हो जाएगा राउल्ट के दाब से। तो ये राउल्ट का दाब है और ये मैंने ऑब्जर्व करा, परीक्षण करा, ज्ञात करा, और जब मैंने ये ज्ञात करा तो यार ज्यादा आ रहा है राउल्ट के। जब राउल्ट से ज्यादा आ रहा है तो मतलब ये धनात्मक विचलन दिखा रहा है। ज्यादा क्यों आ रहा है, ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि A और B में जो आकर्षण का बल है वो कम है। अगर A और B के बीच में आकर्षण का बल कम है तो वहां पर धनात्मक विचलन होगा। तो वॉल्यूम में जो मिक्स करने के बाद आयतन में परिवर्तन है, आयतन बढ़ जाएगा 0 से। ऊष्मा में जो परिवर्तन है मिक्स करने के बाद वो धनात्मक आएगी, मतलब 0 से बढ़ जाएगी। और जो A और B के बीच में आकर्षण का बल है वो कम होगा A और B के बीच में। ठीक है, ये है हमारे धनात्मक विचलन वाले। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं जिनके बीच में कैसा भी बॉन्ड ना हो। ठीक है, जैसे कि बेंजीन C6H6, ये क्या है, अध्रुव्य,
जल, ये कैसा है? ध्रुवीय। जब स्ट्रक्चर अलग अलग हो गई इनकी, अब इनके बीच में कैसा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इसके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो जब आप इसे हीट करोगे तो इनकी जो वेपर्स है वो ज़्यादा बनेंगे, वेपर्स ज़्यादा बनेंगी तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा पहले से। और जो आयतन है, जब ये मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो आयतन बढ़ जाएगा पहले से। और जब ऊष्मा यहाँ पर ग्रहण ज़्यादा होगी, उत्सर्जित कम होगी, तो यहाँ क्या आएगी वैल्यू? पॉजिटिव आएगी ऊष्मा। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये है तुम्हारे राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन। नेक्स्ट टॉपिक, स्थिर। अच्छा, इसका एक ग्राफ और बनता है, उसे और देख लो, नेगेटिव डिविएशन का और पॉजिटिव डिविएशन का। ठीक है, ग्राफ और देख लो। ये पहले मैं नेगेटिव डिविएशन का बना रहा हूं, ठीक है, फिर पॉजिटिव का बनाऊंगा। भाई ये है मेरे पास कॉम्पोजिशन, यहां पर ए का तो है पूरा का पूरा 1 मोल फ्रैक्शन, और यहाँ बी का मोल फ्रैक्शन है 0। तो यहाँ पर मतलब ए जो है वो प्योर है, और जब प्योर है तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? P0A। ठीक, अब जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। तो ये जो आया मेरा, ये आया PA = P0A XA। ठीक है, अब यहां पर B का मोल फ्रैक्शन 1 है और A का मोल फ्रैक्शन 0 है। तो जब B का मोल फ्रैक्शन 1 है तो यहाँ पे जो वाष्प दाब आएगा वो आ जाएगा प्योर B का वाष्प दाब। अब इसका जो आएगा वो आएगा PB = P0B XB। और मैं अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा P total = P0A XA + P0B XB। बहुत सिंपल, मैंने यहाँ पर कॉम्पोजिशन को एक साथ ले लिया। ठीक है, तो अगर ऋणात्मक विचलन मुझे दिखाना हो कि अगर इसमें ऋणात्मक विचलन हो रहा है तो जो ए का आंशिक दाब है वो ये नहीं रहेगी स्ट्रेट लाइन, ये इससे कम हो जाएगा वाष्प दाब। तो ए का जो वाष्प दाब है वो वास्तविक जो उसका वाष्प दाब था उससे पहले कम हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा अब इसका ग्राफ। और जो बी का वाष्प दाब है ये पहले से कम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और जो कुल वाष्प दाब है वो भी स्ट्रेट लाइन में जाके ऐसा हो जाएगा। तो ये बन गया अनादर्श विलयन। और ये जो था, ये वाली स्ट्रेट लाइन थी किसकी? आदर्श की। ठीक है, अब अनादर्श की या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो ऋणात्मक वाला बता रहा हूं मैं, ऋणात्मक राउल्ट के नियम से। तो अगर राउल्ट के नियम से वाष्प दाब कम हो गया तो ये ऋणात्मक विचलन है। कैसा विचलन है? ऋणात्मक विचलन। और अगर ज्यादा हो जाएगा तो कैसा विचलन हो जाएगा? धनात्मक विचलन। उसे भी दिखाता हूं मैं ज्यादा कैसे होगा। ठीक है, तो मान लो ये रहा बेटा दूसरा ग्राफ। तो यहां पे है ए का मोल फ्रैक्शन 1 और बी का मोल प्रभाज 0। यहाँ बी का मोल प्रभाज 0 है, सॉरी 1 है, ए का मोल प्रभाज 0 है। अब जैसे जैसे आगे की तरफ को चलेंगे तो ए का घटेगा और बी का मोल प्रभाज बढ़ेगा। जैसे कि जैसे इधर को चलेंगे बी का मोल प्रभाज घटेगा, ए का बढ़ेगा। ठीक है, तो जब ए का यहाँ पर पूरा 1 है तो मतलब ये प्योर ए है। ठीक है, इसका जो वाष्प दाब है वो मान लिया मैंने P0A। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका वाष्प दाब आ जाएगा PA = P0A XA। ऐसे ही जब इसका बढ़ाऊंगा तो ये आ जाएगा PB = P0B XB।
और जो इन दोनों को मिक्स कर दूंगा तो कुल दाब आ जाएगा P टोटल इजकल टू P नोट A एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी। अब अगर मुझे यहाँ पर दिखाना है नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव तो दिखा दे पॉजिटिव, तो जो इसका दाब है वो पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है, जो दाब है वो पहले से बढ़ जाएगा और जो कुल दाब है वो भी पहले से बढ़ जाएगा। अब ये जो ग्राफ बना ये धनात्मक विचलन को दिखा रहा है राउल्ट के नियम से। तो तुम्हें ये ग्राफ पूछ लेगा, दिया हुआ होगा, बताओ ये धनात्मक दिखा रहा है ऋणात्मक दिखा रहा है, तो ऊपर की तरफ को जा रहा है तो धनात्मक और नीचे की तरफ को जा रहा है तो ऋणात्मक। सिंपल सी बात है। ठीक है, कि कौन सा आदर्श विलयन दिखा रहा है। अब आ जाते हैं हम स्थिर क्वथाकी मिश्रण, एजिट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं इसे। तो ये वे मिश्रण होते हैं जिनका रासायनिक संगठन एक समान होता है। वे मिश्रण जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है, जिनका रासायनिक संगठन एक समान होता है, यूनिफॉर्म हो, तथा इनको अगर आप उबालोगे, तथा जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, तथा जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, तो जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं उन्हें बोलते हैं हम स्थिर क्वथाकी मिश्रण। स्थिर मतलब कांस्टेंट, क्वथाकी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मिश्रण मतलब मिक्सचर। तो इनको अगर आप गर्म करोगे, मान लो देखो जैसे मैंने ये ले लिया, इसके अंदर A और B, और A और B का ऐसा कॉम्पोजिशन ले लिया मैंने कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अब इक्वल हो गया लगभग। तो अब जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से A अलग नहीं निकलेगा, B अलग नहीं निकलेगा। जब आप इसे हीट करोगे A और B एक साथ बाहर निकलेंगे। जब एक साथ बाहर निकलेंगे तो वाष्प दाब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बराबर रहेगा इनका, तो ये एक निश्चित बिंदु पर उबलेंगे। जैसे मान लो मैंने दो अलग अलग ले लिए, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो हीट करूंगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें पहले बाहर नहीं निकलेंगे, एक साथ बाहर निकलेंगे। एक साथ बाहर क्यों निकलेंगे? क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन ऐसा हो जाएगा एक सर्टेन टाइम पर, एक सर्टेन पॉइंट पर, कि इनको अगर आप हीट करोगे तो एक साथ बाहर निकलेंगे। वो कॉम्पोजिशन का मतलब है मोल प्रभाज, मतलब कितना मुझे क्या लेना है, किस मिश्रण पर ऐसा हो। तो ये फिक्स होता है, ज़्यादा नहीं बनते, ये फिक्स बनते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप और एक मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। ठीक है, तो कम क्वथाकी मिश्रण, एक कम क्वथनांक वाले मिश्रण। और ये कौन से दिखाते हैं? जो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हो भाई, जिसमें वाष्प दाब जो राउल्ट के नियम से ज्यादा होगा उसका जो क्वथनांक है वो कम ही तो होगा। और एक हो जाता है अधिकतम, इसे न्यूनतम भी बोल देते हैं, न्यूनतम क्वथांकी, अधिकतम क्वथाकी मिश्रण। और ये मिश्रण वो बनाते हैं जो राउल्ट के नियम से नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे, मतलब जहां वाष्प दाब कम हो जाएगा जब भी तो क्वथनांक बढ़ेगा। क्योंकि जो वाष्प दाब है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्वथनांक के, या ये बोल सकता हूं जो क्वथनांक है वो वाष्प दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वाष्प दाब बढ़ा तो क्वथनांक कम हो जाएगा, अगर वाष्प दाब कम हुआ तो क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, खुद ही सोचो। मैं इसे हीट कर रहा हूं और जब मैं इसे हीट करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जिसकी वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प दाब ज्यादा होगा, उसी के तो होगा जो कम ताप पर उबल जाएगा। तो जिसका क्वथनांक कम होगा उसकी वाष्प ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल है 20% HCl, और इसका एग्जांपल है 95% एथेनॉल। नेगेटिव का
एग्जाम्पल है 95% एथेनॉल और पॉजिटिव का एग्जाम्पल है 20% HCl। उल्टे हो गए ये। जहां बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है वो है 95% इथेनॉल और ये है 20% HCl। इसे ऐसे समझो, ऐसे समझो इसे। %95 इथेनॉल है, ठीक है। तो इथेनॉल यहां पर ले लेता हूं मैं। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 351.5 केल्विन, ठीक है। वाटर का जो होता है, वाटर का होता है 373 केल्विन। अब इन दोनों का जब मिश्रण बनेगा कौन सी कॉम्पोजिशन पर, 95% इथेनॉल। तो 95% इथेनॉल जब बनेगा तो होगा क्या, एक ऐसा मिश्रण बन जाएगा जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो उबलेगा, वो इसके उबलने वाले बिंदु से और इसके उबलने वाले बिंदु से दोनों से कम होगा उसका। तो इसे बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण। अब जब इन दोनों के मिश्रण को 95% पर करके उबालोगे तुम, तो उसका कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ। अब ये जो बनेगा यहाँ पर, ये ही है वो बिंदु जिस पे ये उबलेगा। तो ये हो जाएगा मान लो अप्रोक्सीमेट 350 केल्विन। तो देख लो, उसका 373 है, इसका 351.5 है और इसका 350 केल्विन आ रहा है, 95% इथेनॉल का, ठीक है। तो इसका मतलब 95% अगर इथेनॉल लोगे तो इस पे आकर वो उबलेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर उबलेगा। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो उबलने वाला बिंदु है, जो क्वथनांक है, वो कम है दोनों से। जब दोनों से कम हो जाता है इसे न्यूनतम क्वथनांकी विलयन बोलते हैं हम, ठीक है। अब एक इसका अपोजिट हो जाएगा HCl वाला केस। तो HCl वाले केस में क्या होगा, अगर तुम 20% HCl ले लेते हो तो क्या होगा, मान लो ये ले लेता हूँ मैं यहाँ पर वाटर 373 केल्विन और HCl का ले लेता हूँ 188 केल्विन क्वथनांक। अब जब आप इसे हीट करोगे, तो जब आप इसे हीट करोगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उबलेंगे, ठीक है। और उसका जो क्वथनांक होगा वो दोनों के क्वथनांक से ज़्यादा होगा। अब इसका क्वथनांक ये है, इसका क्वथनांक ये है, लेकिन मिश्रण का क्वथनांक ये आ गया, पहले से ज़्यादा आ गया, ठीक है। मान लो ये 374 आ गया अप्रोक्सीमेट। तो मतलब पहले से ज़्यादा हुआ ना, तो जब पहले से ज़्यादा हुआ इसे बोलता हूँ अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण, ठीक है। तो यहाँ पर तो लिया मैंने वाटर प्योर और यहाँ पर मैं लिया मैंने HCl प्योर। अब एक बार देख लेते हैं शुरू से, ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। मैं अभी बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% इसमें से एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 100%, विद न्यूमेरिकल और थ्योरी भी आ सकती है, फॉर्मूला भी आ सकता है। तो इसे मत छोड़ना बिल्कुल भी। अणु संख्या गुणधर्म कल शुरू करेंगे हम। तो आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या होते हैं, जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे आदर्श विलयन है। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन है। आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। आयतन में परिवर्तन मतलब यहाँ पर शून्य रहता है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता, यहाँ आयतन में परिवर्तन हो जाता है। एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। तो धनात्मक विचलन वाले, तो धनात्मक विचलन वाले में जो प्रेशर है, ऑब्जर्व प्रेशर है, वो राउल्ट के नियम से अधिक होता है, यहाँ राउल्ट के नियम से कम होता है। ऋणात्मक वालों में कम होता है, धनात्मक वालों में अधिक होता है। विलेयक और विलायक को मिलाने पर जो ऊष्मा है वो अवशोषित होती है। अवशोषित होती है तो मतलब नेगेटिव आता है, अवशोषण मतलब धनात्मक आता है, सॉरी, अवशोषण में मतलब पॉजिटिव आएगी, और अगर उत्सर्जित होती है तो नेगेटिव आएगी। स्थिर क्वथनांक के मिश्रण निश्चित संगठन वाला एक ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले
बिना संगठन बदले वाष्पित होता है स्थिर क्वथनांक के मिश्रण कहलाता है। तो जैसे मान लो दो मिश्रण लिए मैंने, दो घटकों का मिश्रण लिया ए और बी। अब जब आप इसे उबालोगे तो ए और बी एक साथ ही उबलेगा, एक साथ ही इसके वाष्प बनेंगे। ऐसा नहीं है ए अलग बन रहा है बी अलग बन रहा है। तो ऐसा मिश्रण स्थिर क्वथनांक के मिश्रण है। मैंने बताया था 95% एथेनॉल और 20% HCl, ठीक है। और ये तो है नेगेटिव वाला जिसका कम हो जाता है क्वथनांक, न्यूनतम क्वथनांक वाला या अधिकतम क्वथनांक वाला। तो ये उसी की परिभाषा है। दो प्रकार के होता है, न्यूनतम क्वथनांक के स्थिर क्वथनांक के मिश्रण और अधिकतम क्वथनांक के स्थिर क्वथनांक के मिश्रण। बस तो ये वो हमारा बेटा आज का टॉपिक। और सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, वरना हम कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम आज इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपने हमें पहुंचाया। आपके सपोर्ट से हम यहां तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अणुसंख्या गुणधर्म। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।